हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो फिजिक्स के 10 डेज क्रैश कोर्स का आज हमारा डे नंबर 9 है। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि मेरे कपड़े वही है क्योंकि मैंने एक ही दिन में दोनों वीडियोस को आपके लिए रिकॉर्ड करके रखा है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज। अब तक हमने 8 डेज के अंदर टोटल 56 थ्योरीज को खत्म कर लिया। अभी आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने चैप्टर 9 खत्म किया था। अभी उसकी एक थ्योरी बचती है, टेलीस्कोप। अभी वो आने के चांसेस बहुत कम है, पर शायद वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था कि 70 के अलावा भी कुछ थ्योरीज में ऐसी इस तरीके से इंक्लूड करता चल रहा हूँ, इसलिए हमारी जो टोटल थ्योरीज होंगी वो 70 से बढ़ के शायद 80 तक जा सकती है। यानी हमारे 10 डेज का जो लेक्चर है वो 11th डे तक जाएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो लास्ट की एक्स्ट्रा थ्योरीज होगी यानी 70 के बाद की जो थ्योरीज होंगी मैं उनको एक ही कंबाइंड लेक्चर में आपको दे दूं, ताकि आपके टोटल 11 वीडियोस के अंदर वो सारी थ्योरीज खत्म हो जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी नंबर 57। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। चलिए आज की हमारी जो पहली थ्योरी है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर भी सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह 2 ही लेंसेज होते हैं, बस फर्क यहाँ पे इतना है कि ऑब्जेक्टिव की साइज बड़ी होती है। इसका रीजन है कि टेलीस्कोप का यूज हम लोग टेरेस्ट्रियल यानी आसमान की चीजों को यानी प्लैनेट्स और सन को देखने के लिए करते हैं, और इसीलिए इसके अंदर जितना ज्यादा लाइट एंटर होगा उतनी बड़ी चीजें हमें उतनी क्लियर दिखेंगी। तो ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर पाए और हम लोग चीजों को क्लियरली देख पाए। ठीक है, तो देखो लिखा टेलीस्कोप इज मेड ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, जैसे कंपाउंड में लिखा था। लेंस नियर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड नियर आई इज कॉल्ड आईपीस, ये भी लिखा था। पर यहां पे लिखा ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस, ऑब्जेक्टिव लार्जर होता है। ठीक है, अभी यहां पे क्या होता है कि जनरली यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। टेलीस्कोप बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करना होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल चीजें जो होती है ना, टेरेस्ट्रियल जमीन की दूर की चीजों देखने के लिए कर सकते हैं। जैसे जहाज में से वो देखते हैं ना कि कोई बर्फ का टुकड़ा है, जैसे वो टाइटैनिक वाला आपने देखा होगा, वो देखता है टेलीस्कोप की मदद से। ठीक है, तो उसी तरीके से बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करना होता है, इसीलिए जो रेज आते हैं वो पैरेलल आते हैं। अभी यहाँ एक्सिस के पैरेलल रेज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो रेज एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो वो फोकस पे पॉइंट जितना इमेज बनाएगा। हमें टेलीस्कोप को इस तरीके से सेट करना है कि रेज हमारे एक दूसरे के पैरेलल तो हो, पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे ना तो पहली इमेज आपकी ऐसी बन जाएगी, मतलब पहली इमेज बहुत ज्यादा छोटी बन जाएगी, फिर उसको बड़ा करके दिखाना इसके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टेलीस्कोप को ऐसे सेट करना है कि जो रेज है वो एक दूसरे के तो पैरेलल हो पर एक्सिस के पैरेलल ना हो। तो ऐसा करने से जो पहली इमेज बनेगी इसके फोकस पे ही बनेगी, पर यहाँ नीचे, यानी ये जो बन रही है वो फोकल प्लेन पे बन रही है। पहली इमेज फोकल प्लेन पे बन रही है, फोकस में नहीं बन रही। फोकस जितने डिस्टेंस पे यानी फोकस के प्लेन में बनती है इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। यहां पे ही दूसरे का भी फोकस है, यानी दोनों का फोकस एक ही जगह पे, यानी पहला का जो इमेज होता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए फोकस पे है। तो फाइनल इमेज आपको इंफिनिटी पे ही दिखेगी, यानी ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है, इमेज भी इंफिनिटी पे दिखेगी, पर बड़ी होके दिखेगी। और फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव which is between lenses. First image is formed by objective which is between lenses and real and inverted in nature. Nature में कैसी है, real inverted, यानी real inverted। लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरह सॉरी आईपीस के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्टिव बन जाएगी, और फाइनल इमेज बनने वाली है। एंगुलर मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखो मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट अभी मेन ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, वो यहां पे एंगल बना रहा है अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है, फाइनल इमेज यहां पे एंगल बना रही है बीटा। फाइनल इमेज क्या कर रही है, एंगल आपका बीटा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था एंगल छोटे हो, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अच्छा tan बीटा बताओ, ये ट्राइंगल जो बन रहा है tan बीटा, बीटा यानी ऑपोजिट वाली लेंथ a डैश b डैश, और ये वाली लेंथ fe, ये वाली लेंथ क्या fe, यानी a डैश b डैश मैं सीधा लिख देता हूं fe डिवाइड बाय
इसका टेन अल्फा बताओ। अल्फा के ऑपोजिट भी क्या है, ए डैश बी डैश, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है अल्फा के केस में एडजेसेंट एफ ओ, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया एफ ओ अपॉन एफ ई। टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। अच्छा, यहां पे एक टर्म होता है हियर ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का जो ट्यूब लेंथ है L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, यानी टोटल ट्यूब लेंथ का मतलब होता है दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का एफ ओ, दूसरा एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई मिलके क्या बनेगा, ट्यूब लेंथ। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट ने यहां बनाया ऑब्जेक्टिव के साथ अल्फा, इमेज ने यहां से बनाया आईपीस के साथ बीटा। अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा, टेन बीटा का फॉर्मूला लिखो, टेन अल्फा का फॉर्मूला लिखो, मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन अल्फा, तो टेन बीटा लिखो, टेन अल्फा लिखो, फाइनल आंसर एफ ओ अपॉन एफ ई। लेंथ जो होती है ट्यूब की, यानी दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस होता है एफ ओ प्लस एफ ई। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म हुआ, टोटल 57 थियोरीज खत्म हुई। नेक्स्ट जो थियोरी आएगी वो होगी चैप्टर नंबर 10 की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाइगेन्स प्रिंसिपल की मदद से स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो शेप है, उसकी जो मोशन है, यानी वो कैसे जनरेट होता है, वो आपको समझाना। अभी वेव फ्रंट का मैं आपको सिंपल मतलब समझा दूं कि जैसे आप लोग पानी में पत्थर फेंकते हो ना, तो जो सर्कुलर रिंग्स जैसा बनता है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब डेफिनेशन है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। जैसे मान लो कि बोर्ड में से 50 वेव निकल रहे हैं, 50 आगे की तरफ, 50 वेव के सभी के सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट को मैं कनेक्ट कर दूंगा, जो शेप बनेगा वो होता है वेव फ्रंट। ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी में पत्थर का एग्जांपल याद रखो, सर्कुलर रिंग बनती है, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। मैंने मान लो कि पानी में एक पत्थर फेंका तो पहली एक रिंग बनी, अभी मैं पूरी रिंग ड्रॉ नहीं करूंगा, आधा ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे नीचे तक नहीं जाना, मुझे आगे जाना, ऊपर जाना है, नीचे भी जा सकता हूं पर मुझे आधे में समझाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पहला वेव फ्रंट। तो क्या लिखा कि बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल इफ वी नो द शेप ऑफ वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू 0 टाइम फ्रॉम सोर्स वी कैन फाइंड द नेक्स्ट वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू tau टाइम। यानी अगर हम लोग t इज इक्वल टू 0 टाइम पे किसी वेव फ्रंट का शेप जानते हैं, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट यानी t टाइम पे, tau टाइम पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कहां बनेगा वो जान सकते हैं। कैसे? तो कंसिडर अ प्राइमरी वेव फ्रंट ए बी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये 0 टाइम के ऊपर है, कितने? 0 टाइम के ऊपर। अभी क्या बोला कि ईच पॉइंट ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड जनरेट्स वेवलेट्स। यानी ये मेन सोर्स था जिसमें से बहुत सारी रिंग्स निकलने वाली है, उसी तरह ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट भी छोटे छोटे वेवलेट्स जनरेट करेगा, यानी ये पॉइंट भी ऐसे छोटे छोटे रिंग्स जनरेट करेगा अपने अंदर से। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट भी क्या करेगा, अपने अंदर से ऐसे छोटे छोटे रिंग्स जनरेट करेगा। तो आगे क्या बोला, अ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट दिस सेकेंडरी वेवलेट्स विल गिव द वेव फ्रंट एट tau टाइम। यानी अगर मैं यहां पे कॉमन ऐसे टेंजेंट बना दूं तो मुझे अभी जो शेप मिलेगा वो t इज इक्वल टू tau टाइम पे नया वेव फ्रंट होगा a डैश b डैश। यानी अभी मैं जब पानी में देखता हूं ना, तो मुझे पहले ये बड़ी वाली ए बी वाली रिंग दिखती है, फिर ए डैश बी डैश वाली दिखती है, फिर और आगे, फिर और आगे। तो ये दूसरी वाली रिंग बनी कैसे वो समझाना है। तो इसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह, यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं ना, अब मैंने यहाँ पे पत्थर फेंका, यहाँ पे एक रिंग बनी, अभी दूसरी कहां से बनेगी, तो यहाँ इसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह ऐसे वेवलेट जनरेट करेगा, ऐसे वेवलेट जनरेट करेगा। अभी इनके ऊपर अगर मैं ऐसे बाहर की तरफ कॉमन टेंजेंट बना दूं तो मुझे क्या मिला, दूसरी नेक्स्ट रिंग। अब ये जो दूसरे का हर एक पॉइंट भी क्या करेगा, ऐसे छोटे छोटे खुद के सेकेंडरी रिंग्स जनरेट करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये भी सेकेंडरी ऐसे रिंग्स जनरेट करेगा। तो इनके ऊपर अगर मैं बाहर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, नेक्स्ट रिंग मिलेगी जिसको वेव फ्रंट। तो यही बोला, अ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट दिस सेकेंडरी वेवलेट विल गिव द वेव फ्रंट एट t इज इक्वल टू tau टाइम। और लास्ट पॉइंट लिखना है, द वेव फ्रंट ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज इट्स इंटेंसिटी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इज नेग्लेक्टेड। यानी हमने क्या बोला, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, तो अभी कॉमन टेंजेंट तो आगे भी ड्रॉ किया जा सकता है, पीछे भी ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे। तो फिर वेव फ्रंट रिंग यहां से पीछे क्यों नहीं आई, आगे ही क्यों गई? तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने सिंपल बोला कि पीछे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ नहीं करना, टेंजेंट आपको आगे ही करना है, यानी नेक्स्ट रिंग आगे ही बनेगी क्योंकि उसकी इंटेंसिटी पीछे की तरफ निग्लेक्टेड यानी 0 के बराबर होती है। तो इतना आप एग्जाम में लिखोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ऐसी ही एक आने वाली है डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, सबसे पहले इंटरफियरेंस का मतलब समझ ले। तो इंटरफियरेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहां पे एक से ज्यादा वेव्स, मतलब दो या फिर ज्यादा वेव्स क्या कर रहे हो, एक जगह मिल रहे हो, सुपरपोज करना बोलते हैं जिसको, सुपरपोजिशन। तो वहां पे जो फिनोमिनन बनता है उसको बोलते हैं इंटरफियरेंस। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव होगा तो दो वेव मिलके एक बड़ा वेव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव होंगे तो दो वेव मिलके या तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर छोटा वेव बनाएंगे। आपने क्रेस्ट और ट्रॉफ सुना होगा, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट कंस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट के ऊपर ट्रॉफ डिस्ट्रक्टिव। तो मैं सिंपली इतने में आपको बता रहा हूं, अभी ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो ध्यान से, मान लो कि मेरे पास एक सोर्स है S1, ये सोर्स है मेरा S2, यहां से P पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। अभी यहां से एक वेव निकला ऐसे, मान लो कि इसकी वेव लेंथ है λ1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, मतलब ये 4 वेव कंस्ट्रक्ट करके उधर जा रहे हैं। एक वेव ऐसे होता है, इसको बोलते हैं 1 लैम्डा। अभी जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्जैक्टली 4 ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, अप्रोक्सीमेटली 4 जितने ही दिख रहे हैं। चलो मैं इधर P ले लेता हूं, तो 4 जितने वेव बन गए, 4 लैम्डा जितनी वेवलेंथ। अच्छा यहां से ये निकला है तो ये उससे थोड़ा दूर है, तो मान लो कि 1 2 3 4 और मान लो कि 5 वेव बना रहा है। ये λ2 कितना है, 5 लैम्डा। यानी इसको यहां से यहां पहुंचने में 4 वेव बनाने पड़ते हैं, इसको 5 वेव बनाने पड़ते हैं। तो लिखेंगे हियर कंसीडर टू सोर्सेस, बहुत सिंपल थ्योरी है, ध्यान से देखना। टू सोर्सेस S1 एंड S2, हियर S1 एंड S2 आर एट डिस्टेंसेस। अच्छा ये जो वेवलेंथ होती है ना उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंसेस 4 लैम्डा एंड 5 लैम्डा फ्रॉम P पॉइंट रेस्पेक्टिवली। यानी P पॉइंट से ये दोनों का डिस्टेंस, एक का 4 लैम्डा है, एक का 5 लैम्डा है, तो पाथ डिफरेंस, दोनों के बीच का जो पाथ का डिफरेंस होगा डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, 5 या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं λ2 माइनस λ1। पाथ का डिफरेंस मतलब दोनों को कितना कितना पाथ कवर करके यहां पहुंचना है। एक 4 लैम्डा कर रहा है, एक 5 लैम्डा कर रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, यानी पाथ का डिफरेंस आ गया 1 लैम्डा। कितना आ गया, 1 लैम्डा। अच्छा पाथ का डिफरेंस है तो फेज का भी डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस देखो, फेज का मतलब होता है एंगल। 1 लैम्डा यानी एक वेव बनने का मतलब है एक चक्कर खत्म होना। 1 लैम्डा का जो फेज होता है वो होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री जिसको आप बोलते हो ना। 1 लैम्डा मतलब एक वेव बनना, एक वेव बनने का मतलब है 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन खत्म होना। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 2 पाई रेडियन। ये चीज आपकी बेसिक वेव की डेफिनेशन है ना। वेवलेंथ का मतलब एक वेव की लेंथ, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। एक वेव का जो एंगल होता है 2 पाई, यानी दोनों के बीच में जो 1 लैम्डा का डिफरेंस है, मतलब ये बोल सकता हूं कि इसको 2 पाई जितना एंगल ज्यादा कवर करना पड़ रहा है वहां पहुंचने के लिए, या फिर इसको एक वेव ज्यादा बनाना पड़ रहा है वहां पहुंचने के लिए। अभी नाउ फॉर वेव्स, वेव का सिंपल इक्वेशन होता था y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। मैं पहले का लिख देता हूं a cos ओमेगा टी। अच्छा दूसरा y2 इज इक्वल टू a cos, अच्छा ये होता है फेज एंगल। मैंने बोला कि ये वाला 4 लैम्डा बना के P पहुंच गया, ये वाला 5 लैम्डा बना के P पहुंच रहा है, क्योंकि ये P से दूर है। मतलब जब ये वाला दोनों साथ में निकले हैं, दोनों साथ में निकले, जब इसने 4 वेव बना के P पे पहुंच गया तब ये वाला अभी इधर पहुंचा है। मतलब मान लो कि 2 लोग साथ में निकल रहे हो, आप और आपका दोस्त स्कूल के लिए साथ में निकल रहे हो, एक एग्जैक्ट 10 बजे निकल रहे हो। मान लो कि आपका घर स्कूल से नजदीक है और उसका घर थोड़ा सा दूर है, तो जब आप ऑलरेडी स्कूल पहुंच गए होंगे तो आपका दोस्त अभी स्कूल पहुंचने के से थोड़ा दूर होगा, मतलब वो थोड़ा पीछे है। ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, इसको कम। अगर दोनों साथ में निकले हैं तो जब ये 4 बना के इधर पहुंच गया होगा तो इसने भी 4 वेव बनाए होंगे, पर ये अभी 1 लैम्डा कवर करना बाकी है उसको, क्योंकि ये पीछे रह गया, इसको ज्यादा कवर करना है। तो दूसरे का जो फेज होगा ओमेगा टी माइनस पाई नहीं 2 पाई। कितना डिफरेंस है, 2 पाई।
समझ आया? इसका एंगल ओमेगा टी यानी इसका ओमेगा टी है तो ये उससे एक लैम्डा जितना पीछे है। देखो कोई ये मत समझना कि बड़ा है तो आगे है, बड़ा है मतलब उसको ज्यादा कवर करना, ये पीछे रह जाएगा। एंगल में कितना पीछे है? 2 पाई जितना वो पीछे है। अच्छा अभी कॉस के किसी भी एंगल में 2 पाई जितना माइनस करो। अभी 2 पाई माइनस करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, ये सर्कल है, 2 पाई का मतलब होता है 360। मान लो कि आपका ओमेगा टी जितना एंगल इधर है, ये ओमेगा टी है, मैं आपको बोलूं कि इसमें आप लोग 2 पाई जितना माइनस करो, 2 पाई प्लस करो कि माइनस करो, 2 पाई का मतलब होता है 360। मैं आपको बोलूं कि 360 बढ़ाओ तो 360 आप लोग बढ़ाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? उधर ही पहुंच जाओगे। मैं बोलूं 360 कम करो तो 360 कम करने से भी कहां पहुंच जाओगे? उधर ही पहुंच जाओगे। यानी कॉस के किसी भी एंगल में आप या तो 2 पाई ऐड करो या तो 4 पाई ऐड करो, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इवन नंबर में पाई प्लस या माइनस करते हो कॉस के किसी भी एंगल में या फिर साइन के किसी भी एंगल में, तो आप घूम के वहीं पे आ जाओगे। क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है 360 घूमना। मैं आपको बोलूं 2 पाई जितना आगे बढ़ो तो आप आगे घूम के आओगे, उधर ही आ जाओगे। 2 पाई जितना पीछे चलो तो घूम के वापस आप उधर आ जाओगे। मतलब ये 2 पाई माइनस करने से ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 2 पाई करने से भी वैल्यू ओमेगा टी यानी जो ओमेगा टी की वैल्यू होगी वही ओमेगा टी में से 2 पाई माइनस करने से मिलेगी। 2 पाई का मतलब होता है ओमेगा टी, मान लो कि मैं आपको बोल देता हूं चलो ओमेगा टी आपका 30 डिग्री है, ये एंगल होता है ना ओमेगा टी 30 है, उसमें से मैं आपको बोलूं 2 पाई माइनस करो, 2 पाई का मतलब होता है 360, 30 में से 360 माइनस करके वापिस आओ, तो 360 जब आप वापिस करोगे तो इधर आ जाओगे। पर अगर मान लो मैंने आपको बोला होता 180 तो 180 का मतलब होता है ऑपोजिट में चले जाना, पर 360 का मतलब होता है वापिस उधर आ जाना। तो एंगल में पीछे माइनस प्लस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ नेट वाई नेट क्या होगा? y1 प्लस y2, तो ये होगा a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी, तो ये बनेगा 2a cos ओमेगा टी। यानी मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें जो आगे पहले जो दोनों में a था, इसमें भी a था इसमें भी a था, ये कितना हो गया? 2a। यानी मेरा जो एम्पलीट्यूड है जिसको बोलते हैं वेव का एम्पलीट्यूड, देखो बेसिक चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वेव का पूरा चैप्टर 11th में है। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। पहले दोनों का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये वेव बन रहा है ना, तो ये वाली जो लेंथ होती है ये ऊपर कितना गया इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। पहले दोनों का ए था, दोनों जब मिल गए तो अभी बड़ा वेव बन गया, ऐसे बड़ा वेव बन गया, यानी इसका एम्पलीट्यूड अभी कितना हो गया? 2a के बराबर। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 2a। तो लिखेंगे हियर एम्पलीट्यूड इज डबल्ड, एम्पलीट्यूड इज डबल्ड। अच्छा फिर लिखेंगे इंटेंसिटी। देखो किसी भी वेव की एक इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा इनिशियल एम्पलीट्यूड दोनों का ए है तो इनिशियल इंटेंसिटी I0 प्रोपोर्शनल टू क्या? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फाइनल इंटेंसिटी क्या? I प्रोपोर्शनल टू, अभी एम्पलीट्यूड क्या है? 2a, तो I प्रोपोर्शनल टू 2a का स्क्वायर यानी I प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। अच्छा उसमें a स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? I0, तो I इज इक्वल टू 4I0। इंटेंसिटी becomes 4 times of इनिशियल। इंटेंसिटी हमारी इनिशियल के कितने हो जाती है? 4 गुना बढ़ जाती है। तो अभी हमें कंडीशन लिखने, देखो हमने कंस्ट्रक्टिव में क्या करा कि एक वेव लिया 4 लैम्डा, एक वेव लिया 5 लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फेज डिफरेंस 2 पाई जितना है, हमने क्या किया? नेट निकाला तो एम्पलीट्यूड डबल हुआ, तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो पहले a स्क्वायर था फिर 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, इंटेंसिटी 4 गुना। अभी मैं आपको बोलूं चलो मान लो ये 4 लैम्डा है, ये 6 लैम्डा है, तो ये कितना आएगा? 6 और 4 का डिफरेंस 2 लैम्डा। 1 लैम्डा का 2 पाई होता है, तो 2 लैम्डा का क्या होगा फेज डिफरेंस? 4 पाई। यहां पे आएगा ओमेगा टी, यहां आएगा ओमेगा टी माइनस 4 पाई। अगर मैंने आपको बोला 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप उसको पीछे प्लस कर रहे हो कि माइनस कर रहे हो। क्योंकि आप मैं बोलूं कि 4 पाई ऐड करो तो 2 पाई का मतलब होता है 1 चक्कर घूम के आओ, 4 पाई का मतलब होता है 2 चक्कर घूम के आओ, 6 पाई का मतलब होता है 3 चक्कर घूम के आओ,
8 पाई का मतलब होता है 4 चक्कर घूम के आओ, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इफ डेल्टा x बिटवीन टू वेव्स इज n lambda, n is equal to 0 1 2 3 and phase difference between two waves phi is equal to 2n pi, then it will be constructive interference। वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। रीजन है कि चलो आप n की जगह क्या लिख के चेक करो, 0 तो 0 पाई, मतलब दोनों मतलब मान लो 4 लैम्डा होंगे, तो आंसर क्या होगा? इसमें भी ओमेगा टी आएगा, इसमें भी ओमेगा टी आएगा, तो 2a cos ओमेगा टी आएगा। या फिर 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, 10 पाई हो, अगर फेज का डिफरेंस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई या फिर जो पाथ का डिफरेंस है उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर ये 2 पाई है तो ये लैम्डा होना चाहिए, 4 पाई बन रहा है तो 2 लैम्डा होना चाहिए, 6 पाई बन रहा है तो 3 लैम्डा, यानी वो होना चाहिए n लैम्डा के बराबर। 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा जितना डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई जितना फेज का डिफरेंस है तो क्या बनेगा? उसमें भी क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव। पर वो क्या होता है? फेज का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, फेज डिफरेंस कितना? 2n पाई। तो वो केस में जो इंटरफियरेंस बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है। अभी जो नहीं लिखना हो मैं इधर से हटा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज सकूं। इतना लिखोगी तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। देखो मुझे तो बस कुछ वैल्यूज ही चेंज करनी थी, पर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। आपने अगर पहला समझ लिया होगा तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्या करना होता है कि उसी तरीके से S1 और S2 लेने हैं, P तक पहुंचना है। ये 4 वेव बना रहा है, पिछली बार ये 5 बनाता था, इस बार बना रहा है 5.5, मतलब दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो आएगा 1.5 लैम्डा। अभी मैंने आपको बोला 1 लैम्डा का होता है 2 पाई, तो 1.5 का क्या होगा? 3 पाई। 1.5 का क्या होगा? 3 पाई। फेज डिफरेंस है 3 पाई, मतलब एक के पीछे एंगल है ओमेगा टी, तो दूसरा उससे 3 पाई जितना पीछे है। अभी 3 पाई पीछे का मतलब क्या है? मान लो कि आपका ओमेगा टी इधर है, अभी मैं आपको बोलूं चलो 3 पाई पीछे है कि आगे है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बोलूं इसमें 3 पाई ऐड करो। 3 पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई का मतलब होता है एक चक्कर। आप जब 2 पाई ऐड कर रहे थे लास्ट टाइम या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, घूम के इधर आ जाते थे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी 3 पाई 2 पाई तक तो आप इधर आ गए, एक और पाई का मतलब है आपको अपोजिट में चले जाना है। यानी जो वैल्यू कॉस के लिए ओमेगा टी की होती है -3 पाई, यानी -3 पाई करने से जब आप अपोजिट चले गए तो वो वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। आपको पता है ना, जैसे cos 0 1 होता है तो cos 180 क्या होता है? -1 होता है। उसी तरीके से cos ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी 3 पाई माइनस करने से जब आप ऑपोजिट चले गए तो वही वैल्यू क्या बन जाएगी? नेगेटिव। तो इसी तरीके से अगर मान लो मैंने आपको बोला होता कि 1 पाई, तो 1 पाई में आप सामने चले जाते। 3 पाई, तो 3 पाई में क्या होता है? 2 पाई में घूम के आओ, एक पाई और ऐड करो। 5 पाई में क्या होता है? 2 पाई। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटेंसिटी व्हेन फेज डिफरेंस इज 5। देखो लास्ट टाइम हमने इंटेंसिटी बताई कि कंस्ट्रक्टिव में 4i0 होगी, डिस्ट्रक्टिव में i0 होगी। उसमें फेज डिफरेंस कितना कितना था? तो कंस्ट्रक्टिव में था 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, तो वहां इंटेंसिटी 4i0। डिस्ट्रक्टिव में कितना था फेज डिफरेंस? पाई 3 पाई 5 पाई, तो वहां इंटेंसिटी 0। पर अगर उसमें से कुछ भी ना हो और कोई ही 5 वैल्यू हो तो इंटेंसिटी क्या होगी? उसके लिए हमने बोला कि दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 5 है। मतलब क्या है कि एक वेव का फॉर्मूला है a cos ओमेगा टी, दूसरे का फॉर्मूला है a cos ओमेगा टी प्लस 5। डिफरेंस 5 का मतलब दूसरा 5 जितना आगे है। हियर अगर मैं नेट निकालता हूं y नेट, तो वो बनेगा y1 प्लस y2। अच्छा ये क्या है? एक है a cos ओमेगा टी, दूसरा क्या है? a cos ओमेगा टी प्लस 5, है ना? ओके चलो a कॉमन निकालो, एक बनेगा cos। अच्छा मैं ओमेगा टी प्लस 5 वाले को आगे लिखता हूं, क्यों लिखता हूं मैं समझा रहा हूं, और दूसरे को मैं पीछे लिखता हूं। देखो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कोई भी आगे पीछे लिखो, दोनों प्लस में है। y2 प्लस y1 करो कि y1 प्लस y2। यहां तक के फॉर्मूला में अभी मुझे आंसर लाने के लिए ये जो ब्रैकेट है उसके लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि नाउ फ्रॉम cos a प्लस cos b, यानी ये एंगल को मैं बोल देता हूं a, इसको मैं बोल देता हूं b। cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2।
2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, यानी मेरा जो y नेट बनेगा a cos a प्लस cos b, मैंने क्या लिखा 2 cos a प्लस बी बाई 2 ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 cos a माइनस बी ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या बनेगा 5 बाई 2। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, मैं अरेंज करके लिख देता हूं, ये मल्टीप्लाई में है ना सब कुछ, तो ये 2 इंटू ए, तो मैं इसको लिख देता हूं 2a cos 5 बाई 2 cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 बट, अच्छा ये 2 को दोनों के डिनोमिनेटर में दे दो, 2 ओमेगा टी बाई 2, तो ये बनेगा ओमेगा टी प्लस 5 के डिवाइड में 2, तो इसको लिखेंगे 5 बाई 2, यानी मेरा जो वाई नेट का आंसर आया वो ये आया। अभी सबको पता है कि किसी भी जो वेव का इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि बीच में कॉस होना चाहिए, पीछे वाली वैल्यू को बोलते हैं फेज, आगे वाली वैल्यू को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो यहां मुझे 2 कॉस दिख रहे, तो कॉस के पीछे वाले को 5 बोला ना, तो क्या ये 5 है, ये फेज है कि ये फेज है, तो एक चीज याद रखो कि जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो आपका फेज होता है, बीच में लगाया कॉस, तो आगे वाला जो पूरा टर्म है वो है आपका एम्पलीट्यूड। तो ऐसा क्यों हमने निकाला कि एम्पलीट्यूड ये है, तो हमें ये प्रूव करना है कि हियर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड दोनों का a और a है, तो इनिशियल इंटेंसिटी तो a स्क्वायर होगी, फाइनल एम्पलीट्यूड कितना है, तो फाइनल ये बड़ा वाला जो टर्म है वो एम्पलीट्यूड 2a cos 5 बाई 2, तो उसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना, इनिशियल a था तो ये स्क्वायर, फाइनल ये एम्पलीट्यूड है तो इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, तो इसकी जगह a स्क्वायर जो है वहां पे मैं अगर लिख दूं I0 तो फाइनल एम्पलीट्यूड बनेगा 4I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। अब ये क्यों प्रूव किया, तो हमें ये बताना है कि फाई की जगह क्या क्या लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टिव, क्या क्या लिखेंगे तो डिस्ट्रक्टिव। देखो हमें ऑलरेडी पता है कि कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी 4I0 होती है, डिस्ट्रक्टिव में 0 होती है, यानी अगर यहाँ 4I0 आंसर आया तो वो कंस्ट्रक्टिव है, 0 आया तो डिस्ट्रक्टिव। फाई की जगह क्या क्या लगा सकता है, अभी ऑलरेडी पता है कि व्हेन फाई इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई क्या 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। पता है ना, ये कंडीशन अभी जो यहां मैं लिख रहा हूं ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एंड फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, देन इट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि चलो एक चेक करते हैं, इसकी जगह 2 पाई रख के चेक करो, cos स्क्वायर 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 2, चलिए 2 2 कैंसल, cos स्क्वायर पाई, cos पाई यानी 180 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 4I0, और 4I0 का मतलब कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव है। और आप cos फाई की जगह पाई बाई 2 लिख के चेक करो, 4I0 cos स्क्वायर, फाई की जगह मैं लिखता हूं पाई बाई 2, चलिए पाई बाई 2 नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे, सॉरी 1 पाई 3 पाई 5 पाई था ना, पाई लिखता हूं, cos स्क्वायर पाई बाई 2, अच्छा cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर भी 0, तो मतलब वो आंसर 0 आएगा। तो सिंपल आपको लास्ट में जो कंडीशन पहले लिखी थी वही लिखनी है, यहां पे आपकी ये थ्योरी खत्म होती है।